स्टोरीज यूनिट चैनल में खुश आमदीद। रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त था। शदीद गर्मियों के दिन थे। गलियां और सड़कें रोशन थीं। वहां भी स्ट्रीट लाइट होने की वजह से काफी रोशनी थी। टैक्सी काफी तेजी से एक दूसरी गली से निकलकर एक इंतहाई बोसीदा मकान के सामने रुकी। दूसरे ही लम्हे इस टैक्सी में से एक मर्द और औरत बाहर निकले। उनके साथ मुख्तसर सामान था। उनके उतरते ही टैक्सी 9-2-11 हो गई तो उन्होंने इस पुराने से मकान को देखा। वो 3 कमरे का मकान था मगर रंग और रोगन उड़ चुका था। मर्द ने जेब से चाबी निकालकर ताले को खोला। ताला खोलने की देर थी कि अचानक पूरी गली अंधेरे में नहा गई। उन्हें शदीद झटका लगा मगर ताला खुल चुका था। वो धक धक करते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गए। अंधेरे की वजह से वो कुछ भी देखने से कासिर थे। फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। वो दरवाजा बंद था मगर ताला नहीं था। सलीम, मेरा ख्याल है लाइट आने तक हमें बाहर ही रुकना चाहिए, औरत बोली जो सलीम नामी शख्स की बीवी थी और काफी घबरा रही थी और बार बार अपने शौहर का बाजू दबाए जा रही थी। मेरे पास पेंसिल टार्च भी है। परेशान मत हो, लाइट जाने कब आए। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी बू ने उनका मिजाज पूछ डाला। शायद काफी वक्त से वो दरवाजा बंद था। टार्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी सी कुर्सी और मेज पड़ी थी जिन पर गर्द की काफी गहरी तह जमी थी। सलीम ने दीवार पर लगे स्विच दबा दिए ताकि लाइट आने पर कमरा रोशन हो जाए। सलीम, ये तो बहुत खौफनाक मकान है, बीवी ने घबरा कर कहा। गर्द और गुबार की वजह से ऐसा लग रहा है। लाइट आ जाए फिर हम सफाई करेंगे, फिर देखना ये मकान चमक उठेगा, सलीम ने मुस्कुरा कर कहा। काफी भाग दौड़ के बाद ये मकान सलीम ने अपनी उम्र भर की कमाई से खरीदा था। इसके माँ बाप बचपन में एक हादसे में फौत हो गए थे। इसकी खाला ने इसकी परवरिश की और फिर उसकी शादी कर दी। अब वो अपनी खाला पर और बोझ नहीं बन सकता था, इसलिए इसने ये मकान खरीद लिया। मालिक मकान ने ये मकान बहुत कम पैसों में बेच दिया था। ऐसे ही उन्होंने कमरे भी देख डाले। अभी वो तीसरे कमरे को देखकर बाहर निकले ही थे कि अचानक मकान रोशन हो गया और फिर वो दोनों मिलकर मकान की सफाई करने लगे। रात के 12 बजे के करीब वो सफाई से फारिग हो चुके थे और फिर खाना खाकर वो सोने के लिए लेट गए। नई जगह होने की वजह से नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अभी ठीक तरह से वो नींद में डूबे हुए नहीं थे कि अचानक एक जोरदार भयानक चीख से वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। पसीने के कतरे उनके माथे पर जगमगाने लगे थे। ये क्या था सलीम, ये चीख कैसी थी? सायरा ने डरते हुए कहा। हाँ, मैंने भी चीख तो सुनी है मगर लगता है पड़ोस में कोई तेज आवाज में टीवी देख रहा होगा, सलीम ने उसे तसल्ली दी। इसके बाद वो काफी देर तक जागते रहे मगर फिर कोई आवाज सुनाई ना दी और फिर न जाने कौन से पहर उनकी आंख लग गई। सुबह तक वो इस चीख को भूल चुके थे। पहला दिन होने की वजह से सलीम ने ऑफिस से छुट्टी कर ली और दिन भर बातों में वक्त बआसानी कट गया। रात का खाना उन्होंने सहन में खाया, फिर वो लेट गए। आज जल्द ही उन्हें नींद आ गई और फिर रात के 2 बजे के करीब अचानक वही चीख गूंजी तो फिर हड़बड़ाकर उठ बैठे। सलीम ने सायरा की तरफ देखा, वो हद से ज्यादा खौफजदा थी। सलीम ने कुछ सोच कर कहा, ये पड़ोसी क्या आहिस्ता आवाज में टीवी नहीं देख सकते? सलीम, क्या पड़ोसी सिर्फ रात के 2 बजे इसी चीख पर आवाज तेज करते हैं? ये कोई और बात है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा ख्याल ठीक है तो कल हम इसी वक्त सुनेंगे। अगर कल भी इस वक्त ये चीख सुनाई दी तो तुम्हारी बात ठीक है, वरना ये हमारा वहम है। और फिर वो सोने की कोशिश करने लगे। दूसरे दिन सलीम को मजबूरन काम पर जाना पड़ा, इसलिए वो तैयारी करने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन आ गया? सलीम ने कहा और दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर एक औरत को देखकर उसे हैरत हुई। सायरा भी उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। मैं आपके पड़ोस वाले घर में रहती हूं। रोशनी देखकर समझ गई थी कि ये घर आबाद हो गया, बस इसलिए आ गई। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कहिएगा, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। जी बहुत शुक्रिया, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो जरूर कहेंगे, सलीम ने कहा और मुस्कुराते हुए वो औरत चली गई। शुक्र है पड़ोसी तो अच्छे हैं, सायरा ने कहा।
थोड़ी देर के बाद सलीम ड्यूटी पर चला गया। सायरा दिन भर सामान की सेटिंग करती रही। कुछ वक्त उसने पड़ोस में जाकर गुजारा और फिर शाम 5 बजे सलीम आ गया। आज उन्होंने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था और फिर रात के 11 बजे वो घर पहुंचे। वो काफी थक चुके थे, जल्दी बिस्तर पर पहुंच गए, मगर नींद उनसे दूर थी। वो आज रात इस वक्त तक जागना चाहते थे और फिर अल्लाह अल्लाह करके रात के 2 बजे और फिर 2:05 हो गए। देखा मैं ना कहता था ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही, सलीम बोला। अचानक फिर इस भयानक चीख ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए, मगर चीख से ज्यादा भयानक वो अल्फाज थे जो इस भयानक चीख के बाद सुनाई दिए थे। इन अल्फाज से उनके दिल बुरी तरह धड़कने लगे। नहीं मारो, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी झगड़ा नहीं। और उन अल्फाज के साथ ही जैसे किसी की गर्दन पर छुरी चल गई हो और सब कुछ खत्म हो गया हो। वो किसी नौजवान औरत की कर्बनाक आवाज थी। वो दोनों बुरी तरह खौफजदा हो गए। वो काफी देर ऐसे ही बैठे रहे, मगर फिर वो आवाज सुनाई ना दी, बल्कि सुबह हो गई। आज फिर सलीम को छठी करनी पड़ी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज रात भी वो इन अल्फाज को सुनेंगे, इसके बाद वो कोई फैसला करेंगे। और फिर इस रात धक धक करते दिल के साथ वो अल्फाज फिर सुनने लगे। नहीं मारो, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी झगड़ा नहीं। और फिर वही आवाज निकली जैसे कोई अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। ओ मेरे खुदा, कितनी भयानक चीख थी। लगता है इस घर में कोई बदरू है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मगर तुमने एक बात नोट की? जैसे ये आवाज जमीन के नीचे से सुनाई दे रही थी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। तो क्या ये हादसा जमीन के नीचे हुआ था? अचानक सलीम फर्श पर कुछ टटोलने लगा। वो काफी देर ऐसे ही फर्श पर हाथ फेरता रहा। फर्श पर मार्बल की सफेद रंग की टाइलें लगी हुई थीं, मगर एक जगह सलीम को झटका लगा। उसका हाथ रुक गया। वहां एक 4 इंच का काले रंग का टुकड़ा लगा था, जो इस पूरे फर्श में बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। सलीम ने अचानक इस टुकड़े को दबा दिया और दूसरे ही लम्हे वहां फर्श पर से 4 टाइलें फर्श के अंदर धंस गईं और इस जगह एक खला बन गया। और इस खला में उन्होंने नीचे सीढ़ियां जाते हुए देखे। उसका मतलब है नीचे तहखाना है। सलीम ने नीचे देखकर कहा, अब क्या करे? नीचे जाने क्या हो, ये तो देखकर ही पता चलेगा, सलीम ने कहा और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। सायरा भी जल्दी से इसके साथ आ मिले। अंदर घुप अंधेरा था और गंदी सी बो फैली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगे। सलीम ने एक तरफ दीवार को टटोल कर एक बोर्ड तलाश कर लिया। दूसरे ही लम्हे तहखाना रोशन हो गया। अंदर का मंजर देखकर इन दोनों की जैसे चीखें निकल गईं। तहखाने का पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। एक कोने में एक बेलचा रखा था और इस जगह मिट्टी की मौजूदगी ने उन्हें समझने में देर नहीं लगने दी कि इस जगह जमीन की खुदाई की गई है। धक धक करते दिल के साथ सलीम इस बेलचे के करीब पहुंच गया और बेलचा उसने ले लिया। क्या करना चाहिए? क्या करना चाह रहे हो तुम? सायरा ने परेशान होकर कहा। इस आवाज की हकीकत जानने के लिए हमें इस जगह की खुदाई करनी पड़ेगी। और फिर तहखाने की पुरसुकून फिजा में बेलचा हलचल मचाने लगा। ये आवाज आधे घंटे तक गूंजती रही और फिर थम गई, मगर उसके फौरन बाद एक और आवाज ने सन्नाटे का सीना चीर दिया। वो आवाज सायरा की भयानक चीख थी, जो उसने किसी औरत के खून आलूद हाथ को देखकर मारी थी। बेलचा सलीम के हाथ से छूट गया। अभी सिर्फ इस लाश का हाथ ही बरामद हुआ था, जो इस बेलचे में फंस कर बाहर झांकने लगा था। तो मेरा शक ठीक निकला, इसे किसी ने कत्ल करके दफना दिया था। मगर किसने? सलीम बड़बड़ा रहा था कि अचानक तहखाने में अंधेरा छा गया। तो उनके रहे सहे ओसान भी खता हो गए। उन्हें टार्च की रोशनी में सीढ़ियां दिखी और तहखाने से बाहर आ गए। अब क्या करें? सलीम, मुझे लगता है हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। हाँ, यही करना होगा। सुबह हम सबसे पहले यही काम करेंगे। और फिर तमाम रात उनकी जागते ही गुजरी। सुबह नाश्ते के बाद सोचकर सलीम थाने जाने से पहले अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर के बाद 30-32 साल के एक शख्स ने दरवाजा खोला। जी फरमाइए, इस शख्स ने हैरत से उसे देखकर कहा। मैं आपका नया पड़ोसी हूं और अभी 2 दिन पहले ही हम यहां शिफ्ट हुए हैं।
अच्छा, मेरी बीवी ने बताया था आप लोगों के बारे में। जी, कोई चीज दरकार है क्या? अंदर आइए, इसने कहा। नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं था, बस ये पूछना था कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था। इसमें 2 मियाँ बीवी रहते थे। बच्चे तो कोई नहीं थी, मगर उन्होंने पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा था। शायद ही कोई दिन हो जब वो दोनों आपस में ना लड़ते हों। हमने मालिक मकान से कई बार शिकायत की, मगर वो भी कुछ ना कर पाया। यहाँ सब किराए पर रहते हैं। आपको जाने इसने कैसे मकान बेच दिया। मगर एक दिन पता चला कि उसकी बीवी कहीं चली गई उसे छोड़कर। शायद लड़ाई झगड़े से तंग आकर, और कुछ दिनों बाद वो शख्स भी चला गया। मगर जाते जाते अपना पता मुझे दे गया कि अगर उसकी बीवी कभी आए तो उसे दे देना। इतना कहकर वो खामोश हो गया। क्या वो पता आप मुझे दे सकते हैं? शायद मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूं। और फिर वो शख्स अंदर कागज का एक टुकड़ा ले आया और उसके हाथ पर रख दिया। और फिर सलीम इसका शुक्रिया अदा करके अपने घर आ गया। इत्तेफाक से वो पता इस शहर का था और यहां से ज्यादा फासले पर भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी एक दरवाजे के सामने रुकी और सलीम टैक्सी से बाहर निकलकर इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जल्द ही दरवाजा खुल गया और एक नौजवान बहुत गौर से सलीम को देख रहा था। आप अख्तर अली हैं? जी फरमाइए, मैं ही अख्तर अली हूं, उसने हैरत से कहा। क्या अंदर बैठकर बात नहीं हो सकती? बात कुछ लंबी है जी। अंदर आइए, इसने रास्ता देते हुए कहा। वो मकान काफी पुराना सा था। कमरे की हालत बता रही थी कि नौजवान यहां अकेला रहता है। जी फरमाइए, इसने एक कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करने के बाद कहा। मैं अभी इस मकान में रहता हूं जहां पहले आप रहते थे, मगर मेरे लिए वो मकान कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। सुना है अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। हाँ, कुछ ऐसा ही था, मगर झगड़ा अक्सर वही शुरू करती थी। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं, और आप हैं कौन? मगर लड़ाई झगड़े का एक और हल भी तो था। आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते थे। तलाक में इसे क्यों देता? मैं इससे मोहब्बत करता था, बल्कि आज भी करता हूं। मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं करते जैसा आपने किया था। मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे छोड़कर गई थी। मैं आज भी उसका रास्ता देख रहा हूं। आपको क्या लगता है वो इस तहखाने में से निकलकर फिर आपके पास आ जाएगी? तहखाना? क्या मतलब? कौन से तहखाने की बात कर रहे हैं आप? इसी तहखाने की जिसमें आपने इसे दफना दिया था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। वो मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी, मगर अफसोस तुम्हारा ये झूठ बेनकाब हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसकी लाश देखी है। तुमने इसे मारकर तहखाने में दफन कर दिया। जुल्म की इससे बड़ी मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, ये झूठ है। मेरी रानी नहीं मर सकती। तुम झूठ बोलते हो। वो फूट फूट कर रोने लगा। ना जाने क्यों सलीम को इसका रोना हकीकत लगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? तुम नहीं जानते उसे किसने कत्ल किया? नहीं, खुदा की कसम में नहीं जानता ऐसा किस जालिम ने किया। मुझे तो बस एक दिन पता चला कि वो घर पर नहीं है। इस दिन मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था, और जब वापस आया तो वो घर पर नहीं थी। मैंने इसे बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिली। मेरी तरह इसका भी इस दुनिया में कोई ना था। इसलिए मैंने सब्र कर लिया और इस जगह आकर रहने लग गया। वो एक बार फिर रोने लगा। मगर मैं इस लाश को देखना चाहता हूं। शायद वो किसी और की लाश हो और मेरी रानी जिंदा हो। ठीक है। फिर वो दोनों टैक्सी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। घर पहुंचकर सलीम इस शख्स को अंदर ले गया। तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए भी वो सलीम की नजरों से छुपा ना सका। वो रो रहा था। तहखाना रोशन हो गया और फिर दोनों ने मिलकर इस घड़े को खोदना शुरू कर दिया। लाश की झलक देखते ही वो चिल्ला उठा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी रानी, मेरी जान, तुम नहीं मर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो फूट फूट कर रो रहा था। सायरा भी अब उनके पास आ चुकी थी। इस औरत का गला सड़ा हाथ इस मसनूई कब्र से बाहर झांक रहा था। अचानक एक चीज ने सलीम को चौंका दिया। वो जल्दी से इस हाथ की तरफ लपका। दूसरे ही लम्हे एक लॉकेट इसके हाथ में था, जो इस लाश के हाथ में दबा हुआ था।
पहले इसे दिखाई नहीं दिया। क्या ये लॉकेट तुम्हारी बीवी का है? ये मेरी बीवी का है, ना मेरा। उसने लॉकेट की तरफ गौर से देखकर कहा, कहीं ये इस कातिल का तो नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम याद करने की कोशिश करो। क्या ये लॉकेट तुमने किसी के गर्दन में देखा है? मैं याद करने की कोशिश करता हूं, उसने लॉकेट हाथ में लेकर कहा और इस लॉकेट को गौर से देखने लगा। और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद अचानक उसने चीख कर कहा, मुझे याद आ गया, ये लॉकेट मैंने किसी की गर्दन में देखा था। 1 घंटे बाद वो दोनों थाने में इंस्पेक्टर के सामने बैठे सारी कहानी सुना रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लॉकेट तुमने उसकी गर्दन में ही देखा था? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर नीले रंग के इस गेट पर तीसरी दस्तक के जवाब में इस मालिक मकान ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस को देखकर वो कुछ परेशान हो गया। जी फरमाइए, किससे मुलाकात करनी है आपको? उसने मजबूत लहजा पैदा करने की कोशिश की। अब से ही मुलाकात करनी है, आपको थाने की सैर करानी है जरा। क्या मतलब, वो किस लिए? इसने घबरा कर कहा। एक मासूम औरत के कत्ल के जुर्म में, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं चप्पल पहनकर आता हूं। वो अंदर की तरफ मुड़ा। जरूरत की चीजें थाने में बहुत मिल जाती हैं, इंस्पेक्टर ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे हथकड़ी इसके हाथ में थी और वो सब जीप में थाने पहुंच गए। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे हमेशा की तरह पुलिस को जबान खुलवाने में। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। रोज रोज के झगड़ों की वजह से कोई ना कोई उसकी शिकायत लेकर आता रहता था। मेरा कारोबार मुतासिर हो रहा था। इस रोज इत्तेफाक से मैं इसके घर गया ताकि इससे बात करूं, मगर वो मुझसे उलझने लगी और मैंने तैश में आकर उसे मार कर तहखाने में दफना दिया। ये शायद इस दिन किसी और शहर गए हुए थे। उसने अख्तर अली की तरफ इशारा किया और फिर वो दोनों थाने से बाहर आ गए। अब इनका रुख घर की तरफ था, जहां वो मसनूई कब्र उनकी मुंतजिर थी ताकि उसे शरई तरीके के साथ दफन किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।